हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। यहाँ पर हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है। आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये हर साल मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और इन्हीं की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए अहिंसा को ही अपना मेन हथियार बनाया था। तो महात्मा गांधी के ही सम्मान में हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अलावा लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है। इसके बाद अब यहाँ पर अगला सवाल है, 1 अक्टूबर 2021 को किसने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत मिशन 2.0 का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है, इसका दूसरा चरण और अमृत मिशन का दूसरा चरण हाल ही में किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वच्छ भारत मिशन इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को और अभी इसका दूसरा चरण लॉन्च किया गया है। ऐसे ही अमृत मिशन को शुरू किया गया था 25 जून 2015 को और अभी इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है। यहाँ पर चाहे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की बात हो या फिर अमृत 2.0, इन दोनों को ही भारत का आवास और शहरी कार्य मंत्रालय आयोजित करता है। यानी कि इन दोनों ही मिशन को भारत का आवास और शहरी कार्य मंत्रालय संचालित करता है। अगर हम स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की बात करें तो इसका लक्ष्य रखा गया है कि देश के हर एक शहर को गार्बेज फ्री बनाना है, यानी कि कचरा मुक्त। ऐसे ही अमृत 2.0 जो मिशन है, इसका लक्ष्य है सभी को स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित करना। क्योंकि ये दोनों मिशन शहरी क्षेत्र के लिए काम करते हैं, इसीलिए अमृत 2.0 जो मिशन है, इसका मकसद है कि शहरों में स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित करना। तो इन दोनों मिशन के बारे में आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 30 सितंबर को किसने भारत के वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला है? तो आई होप आप इसका आंसर कर चुके होंगे। इसका आंसर होगा विवेक राम चौधरी। तो विवेक राम चौधरी जो हैं, ये भारत के 27वें वायुसेना प्रमुख बने हैं। इनसे पहले थे राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो कि 30 सितंबर को रिटायर हो चुके हैं। तो इन्हीं के बाद अब भारत के नए वायुसेना प्रमुख बन गए हैं विवेक राम चौधरी। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसी से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर बताना है कि 1 अक्टूबर को किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है? तो अभी के समय जो भारत के नए वायुसेना प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी, इससे पहले ये भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख थे। तो इसीलिए अब ये पद खाली हो गया है और अब भारत के नए उप प्रमुख बन गए हैं संदीप सिंह। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, इन्होंने विवेक राम चौधरी का स्थान लिया है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम के बीच में पहली बार पिंक बॉल मैच का आयोजन किया गया है और इस मैच में भारत की स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक पूरा किया है और ये इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए भारत को इनमें से कौन सी वित्तीय संस्था $356 मिलियन का ऋण प्रदान करेगी? हाल ही में इसी के लिए इसने मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि AIIB, जिसका मतलब है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो पूरे एशिया क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ये बैंक ऋण मुहैया कराती है। इसका मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। तो हाल ही में AIIB ने भारत में चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार के लिए $356 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है। इस ऋण के जरिए जो चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना है, इसके दूसरे चरण के तहत एक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि चेन्नई शहर के पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जोड़ेगा।
तो एक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा इस पैसे से। इसी के लिए हाल ही में AIIB ने ऋण देने की मंजूरी दी है। 1 अक्टूबर को भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया? तो जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया था, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। तो इसी अवसर पर भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसका नाम था वयो नमन 2021। तो वयो नमन 2021 नाम का हाल ही में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। और यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि इस कार्यक्रम के दौरान भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी देखभाल के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसको नाम दिया गया है एल्डर लाइन। पहले इसको जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब पूरे देश में इसको लॉन्च कर दिया गया है। इसका नाम है एल्डर लाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन। तो ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इसमें हेल्पलाइन नंबर है 14567। तो ये आपको याद रखना है। 2022 के जो शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल होंगे, ये कौन से शहर में आयोजित किए जाएंगे? एक ही साल में जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं, उनका आयोजन एक ही शहर में किया जाता है। जैसे आपको पता होगा, इस साल जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसमें नॉर्मल ओलंपिक्स भी टोक्यो में ही हुए थे, जबकि पैरा ओलंपिक गेम्स का आयोजन भी टोक्यो शहर में ही किया गया था। तो इसी तरीके से 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, उसमें ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों का आयोजन किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कुछ दिनों पहले इसके लिए मोटो भी जारी किया गया था, तो याद रखिए इसका आदर्श वाक्य है टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर। और अभी हाल ही में फिर से न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने डिसाइड किया है कि इसमें भी कोरोना वायरस महामारी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय दर्शक स्टेडियम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। यानी कि स्टेडियम में जाने की अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। सिर्फ चीन के जो वहां के घरेलू दर्शक हैं, वही स्टेडियम के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो हाल ही में भारत के 3 मशहूर भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। एक तो है SB सुनील, जिन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लिया था। बाकी यहाँ पर जो 2 लोग हैं, इन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था और भारतीय हॉकी टीम को 41 सालों के बाद में कांस्य पदक दिलाया था। एक तो है भारत के डिफेंडर वीरेंद्र लाकड़ा और दूसरे हैं ड्रैग फ्लिकर रुपेंद्र पाल सिंह। तो हाल ही में इन तीनों ही हॉकी खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। इन तीनों खिलाड़ियों ने भारत के लिए, भारतीय हॉकी टीम के लिए 200 से भी ज्यादा मैच खेले हैं हर एक ने। अब यहां पर अगला सवाल आपके सामने है। 1 अक्टूबर को अनुराग ठाकुर ने इनमें से किस शहर से 1 माह तक चलने वाले स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में गए थे और इन्होंने 1 अक्टूबर को पूरे देश भर में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया गया है, जो कि देश के सभी 744 जिलों में चलाया जाएगा और इन 744 जिलों के 6 लाख गांवों में ये अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य है लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना और इसमें भी ये विशेष रूप से जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है उसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। तो ये अभियान पूरे 1 महीने तक चलेगा, 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक। हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बालाघाट और बालाघाट जिले में चिन्नौर चावल को यहाँ के किसान उगाते हैं। तो मध्य प्रदेश में उगाए जाने वाले बालाघाट के चिन्नौर चावल को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है और ये मध्य प्रदेश का पहला कृषि उत्पाद है जिसको कोई भी GI टैग मिला है। इससे पहले मध्य प्रदेश के किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को GI टैग नहीं मिला था। तो ये इस राज्य का पहला एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना है
जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। तो आपको जिले का नाम भी याद रखना है। इसको मध्य प्रदेश के कौन से जिले में उगाया जाता है? बालाघाट। इसके अलावा भी हाल ही में कई सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, जैसे कि असम की जोडीमा राइस वाइन, इसके अलावा राजस्थान की सोजत मेहंदी, और अगर हम मणिपुर की बात करें तो यहाँ के 2 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। एक तो है यहाँ का तामेंगलोंग संतरा और दूसरा है हाथेई चिली। इसके अलावा नागालैंड के नागा खीरे को भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इन सब के भी नाम याद रखिए। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में हुरुन ने भारत में सबसे अमीर लोगों की सूची 2021 जारी की है। आपको बताना है कि किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं। तो इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। पिछले 10 सालों से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मुकेश अंबानी के बाद दूसरे नंबर पर हैं अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी। तो ये भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और तीसरे स्थान पर हैं HCL टेक्नोलॉजीज के शिव नादर। ये हैं भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति। अब यहां पर हम लोग देखेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन। यहां पर आपसे पूछा गया था कि 28 से लेकर 29 जुलाई को 12वां इंद्र नेवी अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच में आयोजित किया गया। तो इंद्र नेवी अभ्यास जो है ये आयोजित किया जाता है भारत और रूस के बीच में। तो इसका हमारा सही आंसर था ऑप्शन ए यानी कि रसिया। अब यहां पर आपसे आज का क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो यहां पर सवाल यह है कि किस हड़प्पा कालीन शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन शहर है जिसको साल 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 2 अक्टूबर 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते थे उनको यहाँ पर कवर किया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।